हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार बने मुख्यमंत्री। रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। इंडी गठबंधन के घटक दलों के कई नेता शपथ ग्रहण समारोह के बने साक्षी। खरगे, राहुल, ममता, भगवंत मान समेत अन्य दिग्गज रहे मौजूद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भगवान बिरसा मुंडा के प्रपौत्र के इलाज के लिए जानकारी। विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल ने भी रिम्स पहुंचकर जाना स्वास्थ्य का हाल। और हजारीबाग कृषि अनुसंधान केंद्र में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के कृषि वैज्ञानिकों और शोधार्थियों का जुटान। पौधा रोगों पर मंथन और निदान पर चर्चा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। झामुमो के नेता हेमंत सोरेन ने आज चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत सोरेन ने लगातार दूसरी बार राज्य की कमान संभाली है। हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि प्रतिज्ञान करता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय झारखंड के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी प्रकार व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शपथ ग्रहण समारोह में इंडी गठबंधन की एकजुटता भी दिखाई पड़ी और कई दिग्गजों का जुटान भी हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदय स्टालिन, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सह आप नेता अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और राजद के नेता तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गज समारोह में मौजूद थे। इंडी गठबंधन में मंत्रियों का कोटा तय नहीं हो पाने के कारण मुख्यमंत्री को आज अकेले ही शपथ लेनी पड़ी। कांग्रेस के कई विधायक मंत्री पद के लिए दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि विश्वास मत के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा।
उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो एक परंपरा है हाउस में वो करेंगे और उसके बाद वो अपनी सरकार का विस्तार करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में झामुमो अध्यक्ष से हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन और माता रूपी सोरेन भी मंच पर मौजूद थी। इससे पहले हेमंत सोरेन ने इनसे आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान उनके साथ उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। चौथी बार हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने से सोरेन परिवार हर्षित है। उनकी बहन और बेटे ने प्रसन्नता जताई है। पूरा झारखंड आज खुश है। हमको उम्मीद थी कि हम पूरे बहुमत के साथ जीतेंगे और वो आप लोग देख ही रहे हैं। हम लोग सब खुश हैं, आप लोग भी खुश ही होंगे। हम कहना चाहते हैं कि हम तो बहुत खुश हैं अपने पापा जी के लिए, और क्या ही कहे, खुशी का माहौल है। आज आने सब आए देखने। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आज राजधानी रांची में काफी गहमा गहमी रही। निजी स्कूलों द्वारा अवकाश की आज घोषणा की गई थी। इसके बावजूद शहर के प्रमुख मार्गों पर दोपहर बाद जाम की स्थिति बनी रही। सड़क दुर्घटना में घायल धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के प्रपौत्र मंगल मुंडा रांची के रिम्स में इलाजरत हैं। भाजपा विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल ने रिम्स पहुंचकर उनके स्वास्थ्य और इलाज की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री सपाटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दोनों विधायकों से श्री मुंडा के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी आज विपक्ष का हंगामा जारी रहा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। इस वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही वक्फ बोर्ड संशोधन पर बनी जेपीसी के समय को बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव की भी मंजूरी मिली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सत्र में व्यवधान डालने के लिए विपक्ष के रवैये की आलोचना भी की। वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में देश से कुल $778 बिलियन का निर्यात हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 और 24 में देश से कुल $778 बिलियन का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2014 और 15 में ये आंकड़ा महज $468 बिलियन था। 10 वर्षों में देश का सेवा निर्यात $158 बिलियन से बढ़कर $341 बिलियन हो गया है। वहीं माल निर्यात की बात करें तो एक दशक में देश का माल निर्यात बढ़कर 2023 और 24 में $437 बिलियन हो गया है। और इसके साथ साथ अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो खासतौर से कृषि और इससे समृद्ध उत्पादों में इस वर्ष सितंबर में 1,55,439 करोड़ से ज़्यादा का निर्यात दर्ज किया गया है, जबकि अप्रैल 2014 में ये आंकड़ा सिर्फ 15,401 करोड़ के करीब था। वहीं पेट्रोलियम, क्रूड और जो अन्य उत्पाद हैं उनके निर्यात की बात की जाए तो 2014 के 31,521 करोड़ से बढ़कर ये 2024 में करीब 3,03,758 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम के निर्यात की बात की जाए तो 2014
कि ये 3087 करोड़ से बढ़कर 2024 में करीब 1,26,396 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। वहीं भारतीय टेक्सटाइल और इससे जुड़े उत्पादों के निर्यात के मामले में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 10 वर्षों में टेक्सटाइल निर्यात 18,707 करोड़ से बढ़कर 1,46,539 करोड़ हो गया है। वहीं ऑप्टिकल, मेडिकल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के निर्यात में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखी जा रही है। इनका निर्यात 754 करोड़ से बढ़कर 10 वर्षों में 16,508 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। हजारीबाग के मासी पीढ़ी स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र ICAR NRRI में स्थायी कृषि के फसलों में जैविक और अजैविक तनाव प्रबंधन के लिए समग्र दृष्टिकोण पर 2 दिवसीय IPS इस जोन में सह राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू हो गया है। हजारीबाग के ICAR NRRI में भारतीय फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस 2 दिवसीय IPS इस जोन मीट सह राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन विरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कुलपति डॉक्टर सुनील चंद्र दुबे ने किया। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में पौधों में लगने वाले रोग और उनके निदान पर चर्चा हो रही है। हाँ, ये जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है ये इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी एक दिल्ली में है जो पौधा रोग पर कार्य करती है सोसाइटी, उसको बढ़ावा देती है पूरे कंट्री में। और इसके जो है 8 एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉन्फ्रेंस करती है, उसके अलावा पूरे भारत को 8 जोन में बांट करके वहाँ भी कॉन्फ्रेंस कर दी है। श्री दुबे ने भरोसा जताया कि सम्मेलन में विमर्श के बाद निकले निष्कर्ष तथा समाधान किसानों के लिए उपयोगी साबित होंगे, जिससे कृषि प्रक्षेत्र को नया आयाम मिल सकेगा। पौधों में लगने वाले रोगों से संबंधित विचार विमर्श करेंगे और क्या ज्वलंत समस्याएं हैं किसानों के खेत पर रोग से संबंधित, क्या उसका निदान अच्छे से हो सकता है, क्या निदान प्रबंधन के लिए उसको क्या क्या विधियां उपलब्ध हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वहीं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अमृता बैनर्जी ने बताया कि खेती करने के दौरान फसल में कई तरह की बीमारी हो जाती है, जिससे पैदावार पर असर पड़ता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में कृषि वैज्ञानिक, शोधार्थी और विभिन्न विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के मंथन से इस समस्या का समाधान हो सकेगा। ये कॉन्फ्रेंस से हम आशा करते हैं कि आपस का ये कोलैबोरेटिव डिस्कशन से हम आगे के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ फार्मर्स के उपलब्ध कुछ अच्छी तकनीकी का निकाल पाएंगे। झारखंड जैसे राज्यों में कृषि विकास की असीम संभावना है, लेकिन मौसम की मार और मानसून की बेरुखी के अलावा पौधों में होने वाले रोग किसानों के लिए मुसीबत बन जाते हैं, जो उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। आवश्यकता है बेहतर शोध से पौधों में होने वाले रोग को दूर करने के उपाय खोजने की, जिसमें हजारीबाग के मासी पीढ़ी स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र ICAR NRRI में आयोजित यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मील का पत्थर साबित हो रहा है। DD झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम 1 दिसंबर को बरवाडीह चोपन चौरान पैसेंजर ट्रेन को डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पलामू सांसद ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट किया। गिरिडीह सांसद CP चौधरी ने समाजसेवी शक्तिनाथ महतो को आज उनके शहादत दिवस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री चौधरी ने शोषितों और वंचितों के उत्थान के लिए कार्यों को भी याद किया। साहिबगंज व्यवहार न्यायालय परिसर और अनुमंडल न्यायालय परिसर राजमहल में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। उपायुक्त ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि सुलभ और शीघ्र न्याय के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न सुलहनीय मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की। ग्राम पंचायत विकास योजना को मजबूती देने के लिए राज्य संसाधन टीम को रांची में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में पिछले वर्षों की प्रक्रिया पर चर्चा हुई, साथ ही अन्य विषयों पर प्रशिक्षकों को मार्गदर्शन दिया गया। इस बार मास्टर ट्रेनर्स, मुखिया, CSO और अन्य प्रतिनिधियों के अनुभवों से योजना को प्रभावी बनाने की दिशा में विशेष पहल हुई है। बच्चे लोग को कहीं बाहर निकलने जो भी जो समस्या है सबके लिए सार्वजनिक हित के लिए।
हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक प्रदीप प्रसाद ने आज अपने विधानसभा कार्यालय में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने हजारीबाग में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ और दुरुस्त करने पर जोर दिया। हजारीबाग अंतर्गत भेलवारा पंचायत के जंगल में जंगली हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में दोनों घायलों को भर्ती कराया गया है। हजारीबाग सदर से नवनिर्वाचित विधायक प्रदीप प्रसाद ने अस्पताल पहुंचकर उनके स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर जंगली हाथियों की गतिविधि पर नजर बनाए रखने और जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गिरिडीह अंतर्गत डुमरी से नवनिर्वाचित विधायक जयराम कुमार महतो ने समर्थकों और शुभचिंतकों से बधाई और शुभकामनाएं स्वरूप बुके नहीं बुक देने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इससे डुमरी में लाइब्रेरी बनाने में मदद मिलेगी और डुमरी के विद्यार्थी पढ़ सकेंगे। हमें बधाई देने के लिए पहुँचे, आपकी भावनाओं का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, किताबें भेंट करें। आप हमें कलम, कॉपी या फिर कोई ऐसा सामान उपहार हमें भेंट करें जो जनता के काम आ सके। जमशेदपुर बिरसा नगर में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हो रहा है, जो 30 नवंबर तक चलेगा। मथुरा से आए हुए कथावाचक पंडित पवन कृष्ण शास्त्री जी महाराज कथा कर रहे हैं। पंडित गौरव गौतम ने बताया कि कथा का आयोजन सनातन धर्मियों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। राज्य में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने झारखंड में 1 से 3 दिसंबर तक बारिश की संभावना जताई है। विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन फेंगल अब बिहार और झारखंड में भी असर दिखा सकता है। मौसम विभाग ने इस तूफान के प्रभाव को लेकर झारखंड और बिहार के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पारा भी नीचे लुढ़क कर 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जिससे कनकनी बढ़ने के आसार हैं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27.8 और न्यूनतम 14.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 26.4 और न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम का दमदार प्रदर्शन जारी है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में खेले गए एक मुकाबले में झारखंड ने छत्तीसगढ़ को एकतरफा मैच में 5-0 से करारी शिकस्त दी। 26 नवंबर से शुरू हुई यह प्रतियोगिता 6 दिसंबर तक चलेगी। भारतीय संस्कृति की दुनिया में अलग पहचान है। भारतीय संस्कृति जहां लोगों की पसंद बनी हुई है, वहीं अब विदेशी युवतियों को भारतीय जीवन साथी पसंद आ रहे हैं। ऐसे ही एक जोड़े ने देवघर बाबा मंदिर में शादी रचाई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत की समृद्धशाली संस्कृति सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। विदेशी भी पूरे रीति रिवाज के साथ भारतीय परंपरा को अपनाकर विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। ऐसे ही एक जोड़े ने देवघर में बाबा मंदिर में शादी रचाई है। देसी दूल्हे देवघर के राहुल कुमार राकेश बताते हैं कि वे पहले रशिया में इंडियन फॉरेन सर्विसेज में फर्स्ट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। वहीं उन्हें सेनिया से प्रेम हुआ और उन्होंने विवाह करने का फैसला किया। एम्बेसी में कल्चरल प्रोग्राम था, उसमें आई थी। मैं लेके जाऊंगा। अभी मैं इस्लामाबाद में देवघर वासी के लिए बाबा मंदिर का पता ही है आपको। हाँ, मेरी वाइफ को भी मन था, क्योंकि ये क्रिश्चियन है तो इनके धर्म में इनके प्रीस्ट ब्लेस नहीं कर सकते थे, तो इनका मन था कि फिर मेरे प्रीस्ट ब्लेस। वर्तमान में राहुल कुमार राकेश इस्लामाबाद में पोस्टेड हैं। उनकी दुल्हनिया क्रिश्चियन धर्म से आती हैं, लेकिन उन दोनों ने ही भारतीय रीति रिवाज से देवघर बाबा मंदिर में विवाह किया। रूस में पली बढ़ी सेनिया अब हिंदी भी समझने लगी हैं और उन्हें भारतीय संस्कृति से बहुत लगाव है। इस विवाह कार्यक्रम में दूल्हे और दुल्हन की तरफ से परिजन भी मौजूद थे। दूल्हे की माता और परिजनों ने भी इस रिश्ते को लेकर खुशी व्यक्त की।
अगर शादी करना है तो धर्म के हिसाब से करना है, मतलब हिंदू रीति रिवाज में। अगर बिहार के हैं, देवर के हैं, तो बाबा मंदिर में ही होना चाहिए। लगभग 1 हफ्ते प्लान था। बहुत पसंद है। अच्छा, आपकी भाषा थोड़ा बहुत समझती है, नहीं समझती है तो आगे से लेगी। बाबा मंदिर में इस विवाह को देखने के लिए काफी भीड़ जुटी और परिजनों के साथ साथ वहां पहुंचे लोगों ने भी दूल्हे दुल्हन को सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया OTT प्लेटफॉर्म वेव पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की पहल वरदान साबित हो रही है। भोगियों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार लगातार अग्रसर होकर काम करती जा रही है और इसीलिए अब की बार भी पेंशन भोगियों के लिए तमाम ऐसी योजनाएं हैं और साथ ही साथ जो तमाम आयोजन किए गए, तमाम ऐसे कैंपेन्स हैं जो रखे गए हैं। और अब की बार भी बड़े पैमाने पर जो DLC है यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है उसको दिया जा रहा है। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर पेंशन कल्याण विभाग के ही सचिव हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहला तो सवाल मेरा यही है, जिस तरह से तमाम आयोजन किए गए हैं, अभी आगे के जो तमाम कैंपेन्स किए जा रहे हैं वो किस तरह से है और ये आयोजन कितना बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है? राष्ट्रव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन दिनांक 1 नवंबर से 30 नवंबर तक 800 शहरों में लगभग 1950 कैंप्स के माध्यम से और 1100 नोडल ऑफिसर्स के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इसमें 17 पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तथा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के CGDA कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और पोस्टल और टेलीकॉम पेंशनर्स के लिए तथा सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशनर्स और EPFO पेंशनर्स के लिए ये कैंप्स लगाए जा रहे हैं। किस तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं? पहले लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, लेकिन डिजिटल होने के बाद उनको काफ़ी सहूलियत मिल रही है। ये कितना बड़ा कदम है सरकार की तरफ से? ये बहुत बड़ा सहूलियत का कदम है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया था कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र आने के बाद जो कई वयोवृद्ध सुपर सीनियर पेंशनर्स हैं, जो 80 वर्ष के भी ऊपर आयु के पेंशनर्स हैं, उनमें भी 5.5 लाख पेंशनर्स ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सबमिट किए हैं। तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, अगर आप बुजुर्ग भी रहते हैं तो कई वॉलंटियर्स हैं, यूथ वॉलंटियर्स जो आगे आके उनकी हैंड होल्डिंग करके उनके द्वारा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स प्रेजेंट करा रहे हैं। नवंबर महीना इसके लिए कहा जाता है, 30 तारीख आने वाली है, तो ऐसे में अगर कुछ लोग इसमें छूट जाते हैं तो क्या उनके लिए भी कोई सहूलियत हो सकती है? क्या उसका भी कोई दायरा बढ़ाया जा सकता है या 30 नवंबर ही आखिरी तारीख होगी? रेसिडुअल पेंशनर्स काफ़ी मात्रा में रहते हैं हर साल, जो नवंबर 30 तक कंप्लीट नहीं कर पाते। इनको दिसंबर 31 तक सबमिट करने का वक्त रहता है, तो दिसंबर 31 तक उनकी पेंशन में कोई डिसरप्शन नहीं रहेगा। और अगर फिर भी कुछ पेंशनर्स जनवरी तक स्पिल ओवर होते हैं तो उनके लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद पेंशन दोबारा शुरू होगा। केंद्र सरकार है वो लगातार पेंशन भोगियों के लिए लगातार काम करती हुई नजर आ रही है और इसीलिए तमाम आयोजन भी किए जा रहे हैं और ये आयोजन जो हैं वो अपने आप में नए कीर्तिमान भी रच रहे हैं, क्योंकि जो टारगेट सेट किया गया था उस टारगेट के बेहद अब करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले कल में जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए जो तमाम सरकार द्वारा जो कवायद की जा रही है उसका सीधा फायदा उन तक मिलता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, DD न्यूज। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 28 नवंबर साल 1890 को ज्योतिराव गोविंदराव फुले का निधन हुआ। वे महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले महान समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से फूलों का काम करता था, इसीलिए माली के काम में लगे ये लोग फुले के नाम से जाने जाते थे। महात्मा ज्योतिबा ने गरीबों और पिछड़ों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। महात्मा फुले ने छुआछूत,
जाति प्रथा और पर्दा प्रथा समेत कई सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किए। ज्योतिबा फुले ने गरीबों और वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका विवाह सावित्रीबाई फुले के साथ हुआ। सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों और उनके शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक विद्यालय की स्थापना भी की। स्वस्थ जीवन जीने के लिए अच्छी नींद बेहद जरूरी है। योग को अपनाकर जहां मानसिक तनाव को दूर किया जा सकता है, वहीं कई योगासन अच्छी निद्रा नाले में भी सहायक होते हैं। आज भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हम रात को बिस्तर पर सोने जाते हैं तो नींद तो नहीं रहती, बल्कि विचारों का एक भंवर सा चलता रहता है। अगर आप विश्राम के लिए किसी तकनीक की तलाश में हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। बिस्तर पर जाने के बाद किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। स्पाइन को सीधा रखना जरूरी है, बाकी शरीर को बिल्कुल आरामदायक रखिएगा। यहाँ हम करेंगे प्राणायाम रेचक। रेचक में हम श्वास लेते हैं, कुछ देर रोकते हैं और श्वास को लंबा छोड़ते जाते हैं। जितना लिया था उससे डबल या और ज्यादा। कैसे करेंगे? श्वास लें, रोकें और छोड़ते जाएं। नॉर्मल श्वास 5 से 10 राउंड करते ही आप पाएंगे कि विचारों का सिलसिला थम गया है, मन पूरी तरह शांत हो गया है। अब धीरे से करवट करके लेट जाना है। कुछ देर के लिए शवासन में आ जाएंगे। पैरों में दूरी रखेंगे, हाथ भी शरीर के पास और पूरा शरीर ढीला। श्वास पर ध्यान बनाए रखेंगे। आप पाएंगे शरीर भी आराम की स्थिति में जाने लगा है, मन भी शांत हो गया, चित्त भी स्थिर हो रहा है। अब धीरे से अपने पैरों को फोल्ड करेंगे, करवट पर आ जाएंगे, सीधे हाथ की दृढ़ासन की स्थिति बनाएंगे। जब आप सीधे हाथ की करवट पर आते हैं, दृढ़ासन करते हैं, तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल चलने लगता है, जो चंद्र नाड़ी है। और ये चंद्र नाड़ी जब चलती है तो शरीर में एक शीतलता आती है और मन पूरी तरह शांत होता जाता है। इस प्रकार से जब शरीर और मन शांत होते हैं तो विचार अपने आप थम जाते हैं और आरामदायक नींद में आप आसानी से चले जाते हैं। यहीं पर सो जाइएगा। विश्राम की इन तकनीकों को अपनाते अपनाते आप पाएंगे कि शरीर तो आराम पा ही रहा है, मन अब शांत रहने लगा है। और जब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार बने मुख्यमंत्री। रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। इंडी गठबंधन के घटक दलों के कई नेता शपथ ग्रहण समारोह के बने साक्षी। खड़गे, राहुल, ममता, भगवंत मान समेत अन्य दिग्गज रहे मौजूद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भगवान बिरसा मुंडा के प्रपौत्र के इलाज के लिए जानकारी। विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल ने भी रिम्स पहुंचकर जाना स्वास्थ्य का हाल। और हजारीबाग कृषि अनुसंधान केंद्र में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के कृषि वैज्ञानिकों और शोधार्थियों का जुटान। पौधा रोगों पर मंथन और निदान पर चर्चा।